प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। पाठ का नाम है अशोक के फूल। ठीक है बेटा। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार। कैसे थे वो? श्रेष्ठ निबंधकार। हिंदी के क्या थे वो? श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? सन 1907। ठीक है। हिंदी के श्रेष्ठ क्या थे वो? निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचक। और भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता क्या थे? व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? सन 1907 में। कौन से सन में हुआ था? 1907 में। कहाँ हुआ था? बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ये ध्यान रखना। कौन से सन में हुआ था? 1907 में। बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। संस्कृत एवं ज्योतिषी का ज्ञान उन्हें, संस्कृत का ज्योतिषी का ज्ञान उन्हें क्या मिला था? उत्तराधिकार में। किससे? अपने पिता। उनके पिता क्या थे? पंडित अनमोल दुबे, जो एक बड़े ज्योतिषी थे, तो उनसे उन्हें प्राप्त हुआ था। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की और 1940 से 1950 ईस्वी तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में उपस्थित रहे। विस्तृत स्वाध्याय एवं साहित्यिक सृजन का शिलान्यास यही हुआ है। क्या हुआ? विस्तृत स्वाध्याय यानी इन्होंने जो अपने आप अध्ययन किया, और साहित्यिक सृजन का शिलान्यास यही हुआ। कहाँ पे? शांति निकेतन। सन 1949 यानी 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की मानक उपाधि से सम्मानित किया और 1950 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। सन 1960 से 1966 ईस्वी तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने। सन 1957 ईस्वी में इन्हें क्या मिला था? पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। अनेक गुरुतर दायित्वों को निभाते हुए इन्होंने 1979 ईस्वी में रोग शैया पर ही चिर निद्रा ले ली, यानी ये बीमार थे और तभी इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी? सन 1979। अब आती हैं इनकी साहित्यिक सेवाएं। तो अब हम पढ़ते हैं इनकी, क्या पढ़ेंगे? साहित्यिक सेवाएं। साहित्यिक सेवा में आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान। जो आज के युग, आधुनिक युग जो है चल रहा है, उसमें गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी गद्य के क्षेत्र में इनकी साहित्यिक सेवाओं का आकलन निम्नवत किया जा सकता है। नंबर 1, निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में जहां साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है, वहीं नित्य प्रति के जीवन की विविध गतिविधियां, यानी कि जो जीवन में हमारे जो प्रत्येक दिन गतिविधियां होती हैं, क्रिया, व्यापारों, अनुभूतियों आदि का भी चित्रण अत्यंत सजीवता और मार्मिकता के साथ हुआ है। नंबर 2 आ जाता है आलोचना। आलोचना के रूप में भी आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान। उनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता और अध्ययनशीलता, यानी कि बहुत ही अध्ययन करके, और उनमें कितने विद्वान थे, वह सब कुछ हमें क्या करता है? पता चलता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सूर साहित्य की प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। सूर साहित्य उनकी क्या है? सबसे प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति। कौन सी है? सूर साहित्य। अब नंबर 3 आता है उपन्यासकार के रूप में। द्विवेदी जी के उपन्यासों में विस्तृत
तथा गंभीर अध्ययन व प्रतिभा का सामंजस्य मिलता है। यानी बड़ा ही गंभीर अध्ययन करके और कितने प्रतिभाशाली थे वह सब कुछ उनके उपन्यासों को पढ़ने से दिखाई। नंबर 4, ललित निबंध। ललित निबंध के रूप में द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया। हिंदी के ललित निबंध को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद अग्रणी हैं। निश्चय ही ललित निबंध के क्षेत्र में वे युग प्रवर्तक लेखक रहे। यानी कि जो उन्होंने ललित निबंध लिखे उसके क्षेत्र में उन्होंने युग प्रवर्तक लेखक के रूप में। अब आती है इनकी रचनाएं। क्या आ जाती है इनकी रचनाएं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनको निम्नलिखित वर्गों में प्रस्तुत किया गया है। नंबर 1 क्या जाता है? निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर, कल्प लता, आलोचना, साहित्य सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, इतिहास हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। ये बहुत बार पूछा जाता है कि अनाम दास का पोथा किसके द्वारा लिखी। संपादन नाथ, सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, अनुदित रचनाएं, चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर और मेरा बचपन आदि। अब आते हैं विटामिन की भाषा शैली। इन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया और कौन कौन सी शैलियों का प्रयोग किया। द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में संस्कृत निष्ठ कौन सी भाषा का प्रयोग किया? संस्कृत निष्ठ, साहित्यिक तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? संस्कृत निष्ठ, साहित्यिक तथा सरल भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी भाषा के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया। इनकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग प्राय कम हुआ है, यानी मुहावरों का प्रयोग इन्होंने बहुत कम किया है। इसी प्रकार द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध परिष्कृत है। कैसी है? शुद्ध परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली। कौन सी भाषा इनकी? शुद्ध परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली। अब आती है उनकी गद्य शैली, प्रौढ़ एवं गंभीर। उन्होंने विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा आत्मपरक आदि शैलियों का इन्होंने क्या किया है? प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में इनका स्थान। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियां हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि है। इनके निबंधों एवं आलोचनाओं में उच्च कोटि की विचारात्मकता, क्षमता के दर्शन होते हैं। यानी कि इनके निबंध और जो आलोचनाएं हैं उसमें जो उच्च कोटि, सबसे महान, मतलब सबसे अच्छे वाले विचारात्मक क्षमता के दर्शन। हिंदी साहित्य जगत में एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। वस्तुतः ये एक महान क्या रहे हैं? साहित्यकार थे। क्या थे? एक महान साहित्यकार थे। आधुनिक युग के गद्यकारों में इनका विशेष स्थान। अब आते हैं बेटा हम, ये है इनका जीवन परिचय। अब हम जाता है पाठ का सारांश। क्या पढ़ेंगे? पाठ का सारांश। अशोक के फूल पाठ का सार क्या है? ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल। क्या लिखा है उन्होंने? कौन सा निबंध लिखा है? अशोक के फूल। एक श्रेष्ठ और ललित निबंध है।
इस निबंध में द्विवेदी जी ने अशोक के फूल के सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व का वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने अपनी बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर की लोगों द्वारा उपेक्षा करने की और भी संकेत किया है। अशोक के फूल को देखकर लेखक का उदास होना। अब सबसे पहला पॉइंट देखो, इसमें क्या जाता है, अशोक के फूल को देखकर लेखक का उदास होना। अशोक के वृक्ष पर खिले लाल रंग के फूलों को, यानी अशोक के वृक्ष पर कैसे खिलते थे, लाल रंग के फूलों को देखकर लेखक का मन उदास हो जाता है। क्योंकि अब जो हम अशोक का पेड़ कहते हैं उसमें तो पत्तियां ही पत्तियां होती है, लहरेदार पत्तियां दिखाई देती हैं, लेकिन उसे नाम दे दिया गया था अशोक का वृक्ष। लेकिन जो अशोक का वृक्ष था पहले, उस पर लाल रंग के फूलों को देखकर लेखक का मन उदास हो जाता है। वह अपनी उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए कहता है कि वह इसलिए दुखी नहीं है कि अशोक के फूल अधिक सुंदर हैं या उनकी सुंदरता से उसे ईर्ष्या हो रही है, यानी कि वह इस बात से दुखी नहीं कि बहुत सुंदर फूल है या उसे देखकर उससे जलन हो रही है, और नहीं वह उसकी कमियों की ओर इशारा करके उसे अभागा बताकर तथा सहानुभूति दिखाकर स्वयं को उससे सुंदर सर्वगुण संपन्न बताकर अपने मन को सुखी बना रहा है। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके दुख का कारण यह है कि जिस अशोक के फल का वर्णन करके कालिदास ने उसे अत्यधिक सम्मान का अधिकारी बनाया, उसी अशोक को भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों के साहित्य में भुला दिया गया है। क्या कर दिया गया है, भुला दिया गया है। यानी कि जो अशोक का पेड़ था जिसे सम्मान प्राप्त था, उसको साहित्य में भी भुला दिया गया पिछले हजारों वर्षों से। उत्तर भारतीय साहित्यकारों का अशोक के प्रति यह अपमानपूर्ण व्यवहार किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। भारतीय संस्कृति विश्व की अनेक संस्कृतियों का मिश्रण है। भारतीय संस्कृति है वो संसार की अनेक संस्कृतियों का मिश्रण है। यानी हमारे यहाँ अनेक प्रकार के त्योहार, अनेक प्रकार की वेशभूषा, अनेक प्रकार की भाषाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। लेखक ने भारत को विचित्र देश माना है। कैसा देश माना है, विचित्र, क्योंकि यहाँ की संस्कृति विश्व की अनेक संस्कृतियों का क्या है, मिश्रण है। यानी कि यहाँ पर अनेक संस्कृतियों का क्या है, मिलान है। भारत में समय समय पर अनेक जातियां कैसी हुई हैं, अनेक जातियां, असुर, आर्य, शक, पुण, नाग, गंधर्व आदि आए और यहीं पर बस ये जातियां यहाँ पर रहकर वापस चली गई। यानी कि यहाँ आई रही और यहाँ आकर वापस चली गई। अपनी संस्कृति का गहरा प्रभाव भारतीय संस्कृति पर छोड़ गई। इन सभी का भारतीय संस्कृति के विकास एवं समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान। यानी जो सी भी जाति आई, जो उन्होंने यहाँ अपनी संस्कृति को करा, वो उससे हमारी भारतीय संस्कृति प्रभावित हुई और अपने भारत क्या हुआ, फिर सभी का भारतीय संस्कृति के विकास और समृद्धि में उल्लेखनीय क्या रहा है, योगदान रहा है। आज समझे, यानी कि आज विश्व में हिंदू रीति नीति के नाम से जो भारतीय संस्कृति प्रसिद्ध है, सारे संसार में हिंदू रीति किसके नाम से, हिंदू रीति के नाम से जो भारतीय संस्कृति प्रसिद्ध है, वह वास्तव में आर्यों या एवं या यहाँ रहने वाली अनेक दूसरी जातियों का मिला जुला रूप है। जो आर्य हुए और यहाँ अनेक प्रकार की दूसरी जातियां जो रहती हैं उनका मिला जुला रूप है। इसमें विभिन्न जातियों की संस्कृति का मिश्रित रूप दृष्टिगोचर होता है। यानी विभिन्न जातियों के जो संस्कृति है उसका मिश्रित रूप दिखाई देता है। सामंती सभ्यता एवं परिष्कृत रुचि का प्रतीक। सामंती सभ्यता और परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन था, अशोक। भारतीय परंपरा में अशोक के फूल दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं अशोक के फूल, दो प्रकार, श्वेत यानी सफेद और लाल। श्वेत पुष्प मालिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए उपयुक्त है। यानी जो सफेद फूल है वो जो तांत्रिक वांत्रिक जो करते थे, क्रियाएं करते थे,
उनमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। जबकि जो लाल फूल है वो स्मृतिवर्धक, याददाश्त को बढ़ाने वाला माना गया है। मनोहर, रहस्यमय एवं अलंकार में दिखने वाला अशोक, यानी सुंदर और रहस्यमय हो गया क्योंकि छिप गया, और अलंकार में दिखने वाला अशोक का वृक्ष विशाल सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। सामंती सभ्यता समझ रहे हैं बच्चों? जो पहले लोग जैसे होते थे, जो नीचे उनके मजदूर जो काम करते थे और वो उनके उस पर हुक्म चलाते थे, तो इस तरीके से जो सामंत हुए थे उनकी सभ्यता का क्या है? प्रतीक है। यही का सामंती व्यवस्था के ढह जाने के साथ अशोक के वृक्ष की महिमा एवं दोनों नष्ट होने, यानी कि जैसे जैसे सामंती व्यवस्था ढहने लगी, खत्म होने लगी, वैसे ही वैसे अशोक वृक्ष की महिमा भी नष्ट होने, यानी अशोक का जो वृक्ष था उसका समाज में महत्व कम होने। अशोक वृक्ष की पूजा कौन कौन करता था? गंधर्व एवं यक्षों की। जो गंधर्व और यक्ष थे उनकी। प्राचीन साहित्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अशोक के वृक्ष में गंधर्व देवताओं का वास है। यानी कि क्या कहते थे कि अशोक के वृक्ष पर देवता वास करते हैं। असल में पूजा अशोक की नहीं बल्कि उस पे अधिष्ठान गंधर्व देवताओं की होती थी। यानी अशोक के वृक्ष को पूजा जाता था कि इस पर देवी देवता निवास रहते हैं, इसलिए उसकी पूजा होती थी। इसे ही मदनोत्सव कहते थे। क्या कहते थे? मदनोत्सव। लेखक का मानना है कि अशोक के स्तव को यानी गुच्छे में वह मादकता आज भी है। यानी जो जिसे पता है कि अशोक का वृक्ष कौन सा है और कौन से फूल हैं, तो उसके फूलों के गुच्छे को देखें तो आज भी वह अपनी ओर आकर्षित करता है। भारतवर्ष का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। यानी जब भारतवर्ष का स्वर्ण युग था तब अशोक की महत्वता थी। मनुष्य की दुर्दम जिजीविच्छा, जिजीविच्छा मतलब जीने की इच्छा। लेखक का मानना है कि दुनिया की सारी चीजें मिलावट से पूरी, कोई भी वस्तु अपने विशुद्ध रूप में उपलब्ध है, यानी कि बिल्कुल शुद्ध नहीं कह सकते किसी को। इसके बावजूद केवल एक ही चीज विशुद्ध है और वह है मनुष्य की दुर्दम जिजी, यानी कि मनुष्य जो जीने की इच्छा रखता है वह तो बड़ा ही उससे रखता है, बाकी सब अशुद्ध है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ हजम करने के बाद भी मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहकों को रोकती चली आ रही है। यानी कि जो जीने की इच्छा है, जो जीवन शक्ति है, वह सभ्यता और संस्कृति जो है उस समय की, उसे अपने मोह में, अपने ऐशो आराम के लिए उनको रोनते चले आ रहे हैं, अपने अनुसार उसे बदलते चले आ रहे हैं। ना जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को क्या करती आ रही है। यानी कि कुछ उत्सव कैसे बनाए जाते थे, कैसे धर्म में आस्था रखी जाती थी, यह सब कुछ क्या होता जा रहा है? बदलता जा रहा है। लेकिन ना जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती हुई वह जीवन धारा आगे बढ़ी। अब आते सभ्यता और संस्कृति निरंतर परिवर्तन। लेखक कहता है कि आज जिस संस्कृति को हम बहुमूल्य मान रहे हैं, यानी कि हम कहते हैं हमारी संस्कृति बहुत बहुमूल्य है, वह हमेशा ऐसी नहीं बनी रहेगी। आज हमें जो चीजें पसंद है, हम रीति रिवाजों को पसंद कर रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी उसमें बदलाव लाती है। तो ऐसा नहीं है कि वह हमेशा ऐसी बनी रहेगी जैसा हम सोच रहे हैं। संसार का नियम रहा है कि समय के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है। आज जो वस्तु अथवा परंपरा है वह कल अवश्य परिवर्तित और तब वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने उपस्थित। यही बात संस्कृति पर भी लागू। उसी समय सम्राट, यानी उस समय के सम्राट और सामंतों ने जिस संस्कृति को जन्म दिया था, यानी पहले जो राजा होते थे, सामंत थे, उन्होंने जिस संस्कृति को जन्म दिया वह मनमोहक और व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर देने वाला
समय के साथ साथ एक दिन वह समाप्त हो गई। यानी कि आकर्षित कर देने वाली थी वह संस्कृति, लेकिन समय के साथ साथ क्या हो गई, वह समाप्त हो गई। इसके पश्चात धर्म के आचार्यों ने जिन ज्ञान और वैराग्य को बहुमूल्य समझा, यानी जो हमारे धर्म के आचार्य थे कि इस तरीके से ज्ञान होना चाहिए, इस तरीके से ये वैराग्य, या इस तरीके से आश्रम बांटे, या जातियों का वर्ण व्यवस्था की, जो भी वह बहुमूल्य उसे समझा कि इस तरीके से, लेकिन उसे समाज में प्रतिष्ठित भी किया, परंतु उसका अस्तित्व भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। मध्यम युग में, यानी जो बीच का युग आया, उसमें मुस्लिम शासकों के अनुकरण पर, यानी उनका अनुसरण हुआ, जो रसिक सांस्कृतिक समाज में उमड़ी, यानी कि जो रसिकता आई उनके उस समय आने पर, वह भी भाव बंद करने जाने कहाँ उड़ गई। अर्थात जो उन्होंने रसिकता, यानी कि संस्कृति में आई, हमारे बदलाव आया, वह भी समाप्त हो गई। हमारी वर्तमान संस्कृति भी मध्ययुगीन रसिकता से निर्मित है। यानी मध्य युग में जो आराम, जो पसंद था, या हम गाना सुनना पसंद करते थे, ऐशोआराम पसंद करते थे, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव वर्तमान संस्कृति पर है, और वह व्यवसायिक भी है। पर एक दिन इस व्यवसायिक संस्कृति का कमल भी, यानी कि जो व्यवसायिक संस्कृति का कमल है, यह भी क्या हो जाएगा एक दिन, मुरझाकर नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी इस व्यवसायिक संस्कृति जो है, जो व्यवसाय पर टिकी है, तो वह भी मुरझाकर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। समय बड़ा बलवान है, कहा जाता है ना कि समय बड़ा बलवान है, इसके प्राण से आज तक कोई भी बच नहीं पाया। अशोक के फूल का मदमस्त, लेखक कहता है कि अशोक का फूल आज भी अपनी उसी मौज में, यानी अशोक का जो वृक्ष आज भी उस पर फूल खिल रहे हैं, वह लहरा रहा है, जिसमें वह 2000 वर्ष पहले थे, जैसे था वैसे ही आज है। उसका कहीं से भी कुछ नहीं बिगड़ा, वह उसी मस्ती में हंस रहा है, वह उसी मस्ती में झूम रहा है। परंतु जो लोग उसके महत्व को प्राचीन समय में देख चुके, वह उसकी महत्ता की क्षति को देख दुखी होते हैं। यानी पहले पूजा जाता था, उसका क्या महत्व था, लेकिन आज उस वृक्ष को क्या है, एक पुष्पित सुंदर दिखाई देने वाला मानने लगे। उन दुखी लोगों में एक लेखक भी है, जो अशोक के फूलों की दुर्दशा देख उसका मन क्या हो रहा है, आहत हो रहा है, दुखी हो रहा है। अंततः लेखक कहता है कि अशोक आज भी जो का त्यों अपने अस्तित्व को लिए अपनी मस्ती में झूम रहा है। मनुष्य उसे देख अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार उससे आनंदित हो सकता है तथा दुखी भी हो सकता है। जैसे कालिदास और मैंने अपनी जो मेरे मन में भाव उठे, उसके चलते उसमें रस का अनुभव किया। समय बदलता है और हमें उसके अनुसार अपने मन के भावों को संचालित करते रहना चाहिए, न कि उस परिवर्तन को देखकर दुखी होना चाहिए, क्योंकि यह परिवर्तन तो समय की देन है। ठीक है बेटा, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो इसमें किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसके बारे में वर्णन किया, अशोक के फूल के बारे में, कि अशोक का फूल जो था वह पुष्पों से युक्त था। आज हम जो देखते हैं वो हरा भरा, लहर, उसकी पत्तियां क्या होती है, लहरदार होती हैं। तो पहले वह अशोक का पुष्प फूल, वो अशोक का पेड़ नहीं था। ठीक है बेटा, अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।